मूवी शुरू होती है साल 1930 में, जहां होटल के एक रूम में हम विल्फ्रेड नाम की एक आदमी को देखते हैं जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा था। वो दीवार में कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश कर रहा था, जैसे दीवार की दूसरी तरफ से उससे कोई बात कर रहा हो। फिर वो एक डायरी में कुछ लिखना शुरू करता है, जैसे बहुत ही पुराना कोई राज हो। और कहानी यहाँ से 8 साल पीछे चली जाती है 1922 में, जहां हम विल्फ्रेड को अपनी बीबी आर्लेट और बेटे हेनरी के साथ देखते हैं। विल्फ्रेड एक साधारण सा फार्मर था जिसके पास पूरे 80 एकड़ जमीन थे, और वही उसकी बीबी आर्लेट के पास भी पूरे 100 एकड़ जमीन थे, जो कि आर्लेट के फादर ने उसे गिफ्ट किया था। पूरे परिवार यहाँ शहर से दूर हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहा था। स्पेशली विल्फ्रेड, उसे शहर की चकाचौंध जिंदगी पसंद नहीं थी, उसे ऐसे ही फार्मिंग करनी थी। विल्फ्रेड अपने बेटे हेनरी को भी अपने जैसा फार्मर बनाना चाहता था। वो उसे फार्मिंग का सारा काम भी सिखाता था, पर उसकी बीवी आर्लेट ऐसा नहीं चाहती थी। वो चाहती थी वो लोग सारा जमीन बेचकर शहर जाके रहने लगे, ताकि हेनरी को एक अच्छी जिंदगी मिल पाए। रात में डिनर करते वक्त आर्लेट विल्फ्रेड को कहती है, मैं चाहती हूँ हमें सारा जमीन बेच दे और शहर चले जाए। पर विल्फ्रेड जैसे ही ये बात सुनता है बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाता है और इसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होता है, जिससे दोनों में बहस हो जाती है और धीरे धीरे इनके रिश्ते में खटास आना शुरू हो जाता है। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं और इनका रिश्ता अब इतना खराब हो चुका था कि आर्लेट विल्फ्रेड से डिवोर्स मांगने लगती है और ये भी कहती है, हमारे पास जितने भी जमीन है हम उन सबको कंपनी के पास बेच देंगे और पैसा आधा आधा कर लेंगे। विल्फ्रेड ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशानी में आ जाता है, तो वो आर्लेट से पूछता है कि डिवोर्स के बाद हमारा बेटा किसके पास रहेगा। आर्लेट कहती है, मेरे पास शहर में, ताकि उसे एक अच्छा फ्यूचर मिल पाए। जिससे विल्फ्रेड सोच में पड़ जाता है और कहता है कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। फिर वो दिन रात इसी के बारे में सोचता रहता है। ना तो वो अपने इतने दिनों की मेहनत की जमीन को खोना चाहता है और ना अपने बेटे को। तो वो तय करता है वो अपने बीबी को मार देगा, जिससे आर्लेट की सारी जमीन भी उसका हो जाएगा और उसका बेटा भी उसके पास ही रहेगा। फिर एक दिन वो देखता है उसका बेटा अपने गर्लफ्रेंड, जो कि उसी के पड़ोस में रहती है, उसके साथ बेसमेंट से ऊपर आ रहा है। जो देखकर विल्फ्रेड उसे डांटता नहीं, ऊपर से ऐसा दिखाता है जैसे वो उन दोनों के लिए खुश है, और इस बात का फायदा उठाकर धीरे धीरे वो अपने बेटे को अपने माँ के खिलाफ भड़काने का कोशिश करता है। विल्फ्रेड अपने बेटे को कहता है, अगर तुम्हारे माँ को तुम्हारे गर्लफ्रेंड के बारे में पता चला तो वो तुम दोनों को हमेशा के लिए अलग कर देगी, और तुम्हारी माँ ये सारी जमीन बेचकर तुम्हें शहर ले जाना चाहती है, जिससे तुम हमेशा के लिए अपने गर्लफ्रेंड से अलग हो जाओगे। पर मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ तुम दोनों यहीं रहो और हमेशा खुश रहो। हेनरी भी कहीं ना कहीं अपने पिता के बातों पर आ जाता है। उसी रात विल्फ्रेड अपनी बीवी से कहता है, मैंने सोच लिया है मैं ये सारी जमीन बेच दूंगा, जिससे आर्लेट बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी खुशी में बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। और वो हेनरी से कहने लगती है, मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में सब पता है, और उसके गर्लफ्रेंड के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगती है, जिससे गुस्सा होकर हेनरी वहां से चला जाता है। इधर इतना ड्रिंक करने की वजह से आर्लेट को बिल्कुल भी होश नहीं था, तो विल्फ्रेड उसे अपने कमरे में ले जाता है, जिसके बाद वो अपने बेटे के पास जाता है और उसे कन्विंस कर लेता है अपने माँ को मारने के लिए। फिर दोनों मिलकर आर्लेट को मार डालते हैं और उसके बॉडी को अपने ही घर के कुएं में फेंक देते हैं। फिर दोनों घर के अंदर आ जाते हैं और सारे सबूतों को भी मिटा देते हैं। इधर सुबह होते ही विल्फ्रेड आर्लेट की कुछ कपड़े और जरूरी चीजों को एक बॉक्स में पैक करता है और उसी कुएं में फेंक देता है, ताकि सबको बोल पाए आर्लेट शहर चली गई है। अगले दिन कंपनी के कुछ लोग आते हैं विल्फ्रेड के घर में, जिसके पास आर्लेट जमीन बेचना चाहती थी। विल्फ्रेड यहाँ उसे कुछ कहानी बताता है, उसके साथ उसकी बीवी का झगड़ा हुआ था, जिस कारण वो रात के अंधेरे में घर छोड़कर चली गई है।
पर कंपनी के आदमी को इस बात पर भरोसा नहीं होता है तो वो घर चेक करने का कहता है, जिससे विल्फ्रेड गुस्से में उसे वहां से भगा देता है। पर अंदर ही अंदर उसे पता था अब ये आदमी पुलिस लेकर जरूर आएगा। तो दोनों बाप बेटे मिलकर एक गाय को कुएं में फेंक देता है और कुएं को मिट्टी से बंद कर देता है, ताकि पुलिस के आने से वो लोग एक कहानी बता पाए कि क्यों उन्होंने कुएं को बंद किया है। होता भी वही, अगले दिन पुलिस आता है, पर पुलिस कुछ पूछ पाए उससे पहले ही विल्फ्रेड घबरा कर कुएं वाली कहानी बता देता है। पर पुलिस को इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था तो वो उससे उसकी बीबी के बारे में पूछता है। तो विल्फ्रेड उसे भी सेम कहानी बताता है और उसके बेटे भी इसमें हाँ कहता है। फिर पुलिस ऑफिसर उनके घर का तलाशी लेता है, पर सब कुछ नॉर्मल होने के कारण वो वहां से चले जाते हैं। उसी रात विल्फ्रेड को हेलुसिनेशन होने लगता है। उसे ऐसा फील होता है जैसे उसका गाय कुएं के अंदर से चिल्ला रहा है। तो वो चेक करने जाता है तो देखता है एक पाइप जो कि कुएं से कनेक्टेड है, वहां से चूहे अंदर जा रहे हैं और बाहर आ रहे हैं। तो वो उसे भी बंद कर देता है। फिर उसे अंधेरे में अपनी बीबी की परछाई भी नजर आता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। पर जैसे ही वहां लाइट पड़ता है वो परछाई वहां से गायब हो जाता है और वो देखता है वो उसका बेटा है। उसका बेटा भी कहता है कि उसे भी कुछ आवाज सुनाई दिया था, जिस कारण वो भी उठकर चला आया था। अगले दिन सुबह विल्फ्रेड का बेटा आता है और उससे कहता है मेरी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है, जिसके लिए मुझे पैसे चाहिए। पर विल्फ्रेड इससे साफ साफ मना कर देता है और कहता है मेरे पास पैसा नहीं है और ये तुम्हारी शादी की उम्र नहीं है, तुम्हें कम से कम 25 साल के होने का इंतजार करना होगा। जिससे दोनों में बहस होना शुरू हो जाता है और हेनरी कहता है अगर माँ जिंदा होती तो वो जरूर मुझे पैसा दे देती, जो कहकर वो वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद हेनरी के गर्लफ्रेंड के पापा आते हैं और विल्फ्रेड से कहते हैं आज मेरी बेटी की जो हालत है वो तुम्हारे बेटे के वजह से है। मैं अपनी बेटी को 4 महीने के लिए शहर भेज रही हूँ, ताकि बच्चा होते ही हम किसी को एडॉप्शन के लिए दे सके। पर इसके लिए कम से कम $300 का खर्चा होगा। तुम्हें कैसे भी करके कम से कम $75 देना पड़ेगा। विल्फ्रेड अगले दिन बैंक जाता है और बैंक वाले उससे कहते हैं आपके जमीन के बदले हम आपको $750 का लोन दे सकते हैं। विल्फ्रेड अभी भी कंफ्यूज था तो वो कहता है मैं अपने बेटे से बात करके बताता हूँ। बोलकर वो बाहर आता है, पर बाहर उसका गाड़ी नहीं था और ना ही उसका बेटा। पर हेनरी एक लेटर छोड़ जाता है जिसमें उसने लिखा है मैं अपने गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ से बहुत दूर जा रहा हूँ और आप मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, अगर किया तो मैं पुलिस को माँ के बारे में सब बता दूंगा। अब विल्फ्रेड पूरी तरह से अकेला हो चुका था। उसे अब अजीब अजीब सी चीजें दिखाई देने लगता है, जैसे छत के ऊपर से बारिश का पानी टपकता है तो वो उसे खून की बूंदें दिखाई देता है। उसके पास पैसे भी नहीं थे कि वो छत को ठीक करवा पाए, तो वो बैंक जाता है और $750 का लोन ले लेता है जमीन को गिरवी रखकर। पैसे लेकर घर आता है तो वो एक चूहा उसे हाथ में काट लेता है, जिससे वो पूरी तरह से अब फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं और विल्फ्रेड अब हमेशा ही नशे में रहने लगता है और धीरे धीरे उसका चोट अब इन्फेक्शन में बदलने लगता है, जिससे उसके हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। इधर सर्दी का मौसम शुरू हो चुका था, जिस कारण बाहर बहुत ज़्यादा बर्फ गिरने लगा था। विल्फ्रेड अपने कार को स्टार्ट करने लगता है क्योंकि वो डॉक्टर के पास जाना चाहता था। बहुत कोशिश करने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाती है और बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है। तो विल्फ्रेड फिर से घर के अंदर आ जाता है और अब उसके हाथों के चोट का दर्द और ज़्यादा बढ़ चुका था, जिस कारण वो और ज़्यादा नशा करने लगता है। नशे की वजह से उसे बाहर फिर से अपनी मरे हुए बीवी दिखाई देती है, जिसके कारण वो डरकर बेसमेंट में जाकर छुप जाता है। पर वहां भी आर्लेट की आत्मा उसे हॉन्ट करती है और उसे बहुत सारा चूहा भी दिखाई देता है। विल्फ्रेड अब अपनी बीवी से भीख मांगता है कि वो उसे मार दे,
पर आर्लेट की आत्मा उसके पास आती है और कहती है उसका बेटा भी अब और जिंदा नहीं है। यहाँ से जाने के बाद उनके पैसे खत्म हो गए थे, तो वो दोनों लोगों को लूटने लगे थे। ऐसे ही एक दिन लूटपाट करने के वक्त हेनरी की बीवी को गोली लग जाती है और उसकी वही मौत हो जाती है, जिसका सदमा हेनरी सहन नहीं कर पाता है और वो भी सुसाइड कर लेता है। ये सब बातें सुनकर विल्फ्रेड वहीं पे बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो पुलिस के गाड़ी में था, जो कि उसे हॉस्पिटल ले जा रहा था। हॉस्पिटल में विल्फ्रेड के हाथ को काट दिया जाता है क्योंकि उसमें इन्फेक्शन अब बहुत ज़्यादा फैल चुका था। इसके बाद पुलिस ऑफिसर विल्फ्रेड को बताता है एक दिन पहले उन्हें एक औरत की लाश मिली थी। कुछ लुटेरों ने उन्हें मार दिया था और उसका चेहरा हूबहू तुम्हारी बीबी की तरह मिलती है। तुम्हारी बीबी भी अब इस दुनिया में नहीं रही, तो यही बताने मैं तुम्हारे घर आया था। अब हम तुम्हारे बीबी के केस को हमेशा के लिए बंद कर रहे हैं, मतलब उसे अब कभी अपनी बीबी के मर्डर के लिए जेल नहीं होने वाला था। और आर्लेट की आत्मा ने जो हेनरी के मौत के बारे में कही थी वो भी सच निकली। हॉस्पिटल से आने के बाद विल्फ्रेड को अपनी बेटी का बॉडी दे दिया जाता है और वो अपने बेटे का फ्यूनरल भी करवाता है। उसके बाद वो अपनी बेटे के गर्लफ्रेंड के पिता के पास जाता है और उससे कहता है मैं अपनी ज़मीन को $500 में बेचना चाहता हूँ, पर वो उसे वहाँ से भगा देता है क्योंकि उसके बेटे के कारण ही उसकी बेटी का मौत हो गई थी। इसके बाद विल्फ्रेड अपने घर आता है तो उसे हर जगह चूहा दिखाई देता है। असल में ये चूहा सिर्फ उसे ही दिखाई देता है जो कि गिल्ट के रूप में यहाँ वहाँ घूम रहा था। उसने बैंक से लोन लिया था और वो चुका नहीं पाया, तो उसके घर को भी अब नीलाम किया जाता है। तो उसके पास रहने के लिए भी कोई ठिकाना नहीं था, तो वो शहर आ जाता है और शहर आके छोटा मोटा काम करने लगता है। शहर में भी वो हमेशा ही नशे में रहने लगता था और जब भी उसे थोड़ा होश रहता था तो हेनरी ने जिस भी परिवार को लूटा था वो उनके पास जाके माफ़ी मांगने लगता था, जिससे उसका गिल्ट थोड़ा कम हो सके। ऐसे ही साल बीतता गया पर विल्फ्रेड को चूहा दिखना बंद नहीं हुआ, मतलब उसका गिल्ट उसका पीछा कभी नहीं छोड़ा। चाहे पूरी दुनिया को उसके सच पता ना हो, पर वो खुद अपना सच जानता था। सीन अब वही प्रेजेंट में आता है जहां विल्फ्रेड अपना कन्फेशन लिख रहा था। उसे अपना अंत नजदीक दिखाई दे रहा था, तो वो अपना गिल्ट कम करने के लिए डायरी में अपना सारा सच लिख देता है, ताकि उसके मरने के बाद दुनिया को सारी सच्चाई का पता चले। कहानी से हमें यही पता चलता है कि हम गुनाह करके कभी बच नहीं सकते हैं। चाहे पूरी दुनिया को हमारी सच पता ना हो, पर हमारी आत्मा को पता होती है। तो हम अपने आत्मा से अपने आप को कैसे बचाएं? अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब।